85 प्रजाति के पक्षी मिलने से विशेषज्ञों में उत्साह। बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम में 2019 के बाद पाई गई 85 प्रजातियां। यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी चल रहा धामी का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई लगातार जारी। हरिद्वार के मंगलौर में एक्शन मोड में आई पुलिस। यातायात व्यवस्था की दुरुस्त। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कड़ी कार्रवाई। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने फूंका। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का पुतला। कहा, जनता को बताओ कब आएंगे अच्छे दिन। बाजपुर में आग ने मचाया तांडव। आग लगने से 5 मवेशियों की हुई मौत। झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। उत्तराखंड में राजस्व की चोरी कर अपनी तिजोरियां भरने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण विभाग अवैध कॉलोनियों और निर्माण को ध्वस्त करने में लगा है। इसी कड़ी में हरिद्वार हाईवे पर शेरपुर बढेड़ी में रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने ऐसे ही 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। ये चारों कॉलोनियां नियम विरुद्ध काटी जा रही थी। यही नहीं, एचआरडीए ऐसी करीब दर्जन भर कॉलोनियों की जांच कर रहा है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारी मुहिम चल रही है सील और ध्वस्तीकरण। जो भी अनाधिकृत निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग हो रही है, तो उस क्रम में अभी हमने 10-15 प्रति और उस पर विवेचना चल रही है और जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी इनलीगल और अनाधिकृत कॉलोनियाँ होंगी, जो मानचित्र स्वीकृत कराने में, प्लॉटिंग स्वीकृत कराने में जो है अमल में नहीं ला रहे हैं या हमारी सरकारी नियमों को की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आपको जल्दी ही कार्रवाई मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। यहां विधायक मयूख महर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 125 में एंचौली से शहर तक सड़क को ठीक किया जाए। साथ ही पौड़ समेत उन गांवों में जहां गुलदार का आतंक है, वहां हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। विधायक मयूख महर ने बताया कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर रहे हैं। अगर 15 मई के बाद काम शुरू नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विधायक से वार्ता करने के बाद बताया कि विधायक ने जो मांग पत्र सौंपा था, उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग ने पैच वर्क शुरू कर दिया है। सबसेंटियल वर्क होना है, उसे भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। पर धरना प्रदर्शन शुरू करा तो उसके बाद जिला अधिकारी ने इसको संज्ञान में लिया और एनएच के कर्मचारियों को और अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया और उनसे वार्ता करने के उपरांत जिला अधिकारी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि 15 मई से डामरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। मशीनें सारी आ चुकी हैं और अभी पैचवर्क का काम चल रहा है। पैचवर्क होने के बाद ही डामरीकरण होता है। तो हम 15 तारीख का इंतजार करेंगे कि जिलाधिकारी के आश्वासन पे हम अपना विश्वास व्यक्त करते हैं और 15 तारीख तक का हम इंतजार करेंगे और अगर 15 तारीख से काम शुरू होता है तो हम इसका स्वागत करेंगे और अगर काम शुरू नहीं होता फिर उसके बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। विधायक जी की तरफ से ऑलरेडी इस पे एक अनुरोध पत्र भेजा गया था और इस संबंध में हम लोगों ने संबंधित विभाग से स्टेटस लिया था और इस पे काम स्टार्ट हो गया था। पैच वर्क और वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ जो सब्सटेंशियल वर्क किया जाना है उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया और क्लोजली मॉनिटर करेंगे उसको। और चलिए अब पौड़ी की बात करते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कृषि विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र सिंह चौधरी ने आत्मा योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए ताकि
किसान योजना का लाभ लेकर स्वरोजगार कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने प्रत्येक विकासखंड स्तर पर शुरुआत में 500 से 1000 मुर्गी बाड़ा स्थापित करने को कहा। वहीं डॉक्टर जोगदंडे ने मुख्य कृषि अधिकारी को जनपद में जो किसान बेहतर कार्य कर रहे हैं उन्हें अन्य राज्यों का भ्रमण कराने के निर्देश भी दिए। देहरादून की बात करते हैं। यहां पर ई श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की एक बैठक हुई। बैठक मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई, जिसमें CS संधू ने ई श्रम के तहत असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए कैंप लगाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि इस घोटाले में बैंक अध्यक्ष सहित अधिकारियों कर्मचारियों के तार भी जुड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि इन सबके बैंक खातों की जानकारी भी मोर्चा के पास है। नेगी ने बताया कि इस भर्ती में एक को 10 से 15 लाख रुपए में बेचा गया। यही नहीं, घोटालेबाजों ने अपने रिश्तेदारों से मोटी रकम लेकर नियुक्तियां दी। मोर्चा घोटाले की विजिलेंस जांच की मांग को लेकर सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत से मुलाकात करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेलवे अधीक्षक को आतंकी संगठन की ओर से धमकी भरे पत्र मिलने के बाद रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ा दी गई है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी की टीम की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यात्रियों से पूछताछ कर उनके सामान की चेकिंग की गई। बता दें कि बीते शनिवार की देर रात रुड़की स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला था। इस पत्र में रुड़की, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश सहित कई रेलवे स्टेशन और तमाम धार्मिक स्थलों में धमाकों से टहलाने को धमकी का जिक्र किया गया है। इसके बाद सभी रेलवे स्टेशनों के प्रशासन की ओर से सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। स्टेशन के अंदर एंट्री करने के साथ साथ ट्रेनों में भी जीआरपी और आरपीएफ की टीम गश्त करती हुई नजर आ रही है। वहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए अधिकारियों ने जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की अतिरिक्त फोर्स भी स्टेशनों पर तैनात करने की तैयारी कर ली है। एसएस जो रुड़की हैं, स्टेशन अधीक्षक जो रुड़की हैं, उनको जैश ए मोहम्मद के किसी आतंकवादी की तरफ से आया कि हम इनको रेलवे स्टेशन को बॉम्ब सुलटा देंगे। इस संबंध में हमारे उच्चाधिकारी द्वारा भी दिशा निर्देश जारी किए गए और समस्त रेलवे स्टेशन पे हम लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और बीडीएस की भी इस बारे में मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त दिशा निर्देशों के बाद बाहरी प्रदेशों से आने वाली उपखनिज सामग्री पर लगी रोक और आला अधिकारियों के आदेश पर गठित टीम द्वारा सीमा क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से अवैध रूप से लाई जा रही उपखनिज सामग्री पर गठित टीम द्वारा कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार देर रात कालसी वन प्रभाग अंतर्गत टिमली रेंज की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर कुल्हाल चेक पोस्ट पर टिमली वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने व्यापक अभियान छेड़ते हुए हिमाचल प्रदेश की सीमा से उपखनिज और अन्य
खनिज सामग्री भरकर आ रहे वाहनों की गहनता से जांच पड़ताल की। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी पूजा रावल ने बताया कि उच्च स्तरीय दिशा निर्देश और आदेशों पर गठित टीम द्वारा समय समय पर इस तरह की चेकिंग अभियान चलाकर अवैध तरीके से आ रही उपखनिज सामग्री को लेकर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाली छूट वाली खनिज सामग्री की आड़ में प्रतिबंधित उप खनिज सामग्री लाए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक खनिज सामग्री से भरे वाहनों को चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। कि पिछले टाइम एक ऑर्डर हुआ है 2 महीने पहले, जिसमें बाहरी राज्यों से रेत, बजरी, बोल्डर इनका जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के तहत ही हम भी एक सदस्य हैं और उस वजह से अभियान चलाया जा रहा है। उसमें से शिकायत हो रही थी कि बॉर्डर से रेत, बजरी आ रहा है, तो उसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग चेकिंग हो रही है, आगे भी इसी तरह की चेकिंग जारी रहेगी। केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 दिनों की यात्रा में 75,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। बता दें कि 2 साल बाद कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा पर बुरा असर पड़ा था। ऐसे में इस बार की यात्रा से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं। हर दिन बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि केदार घाटी की 60% आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर रहती है। 6 माह यात्रा में रोजगार करने के बाद यहाँ के लोग साल भर का गुजारा करते हैं, लेकिन 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण केदार घाटी का तीर्थाटन व्यवसाय चौपट रहा, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों को बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करना पड़ा। लेकिन इस बार शुरुआत से ही यात्रा में भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों में खुशी देखने को मिल रही है। तरफ से यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए उनका उस समयबद्ध तरीके से दर्शन हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ऊपर केदारपुरी को अलग अलग सेक्टर जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे 2 पुलिस उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहां पर, उनके अंडर में पूरी फोर्स दी गई है, तो पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। हरिद्वार में यातायात एसपी का चार्ज संभालते ही हिमांशु वर्मा एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसके तहत एसपी हिमांशु वर्मा मंगलौर पहुंचे, जहां उन्होंने यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने वाहनों के चालान भी काटे। इस मौके पर हिमांशु वर्मा ने कहा कि मंगलौर में कई पॉइंट ऐसे हैं जहां दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ज्यादा दुर्घटनाएं रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों से होती है, इसलिए रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से संयम बरतने और यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इंदौर का जो हमारा किराया है और ये जो हमारा देवबंद किराया है, यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि लोग जो है रॉन्ग साइड जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी एक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक भी बाधित होता है। तो मैंने आज अपने जो हमारा स्टाफ था उसकी मैंने आज पुलिस लाइन में बैठक की थी, जिससे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि कहाँ हमारे किस तरीके के हमारे जो एक्शन है वो लिए जाने चाहिए। तो अभी मैंने शाम में बोला था यहाँ पे जो रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनका चालान करने के लिए, तो वो यहाँ पे चालान भी किया गया। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए हरिद्वार का रुख करेंगे। पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। काम करने के एवज में पटवारी ने युवक से रिश्वत मांगी थी। हरिद्वार तहसील में कार्यरत ये पटवारी बताया जा रहा है। तो रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। तो हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं
पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। काम करने के एवज में पटवारी ने एक युवक से रिश्वत मांगी। ये बताया जा रहा है कि हरिद्वार तहसील में कार्यरत है ये पटवारी और फिलहाल आप वायरल वीडियो देख सकते हैं। हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा है। तस्वीरों में पटवारी रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। कैलाश बिष्ट हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी कैलाश जी, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से ये फुटेज यहाँ पर दिख रही है, इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पटवारी किसी काम के एवज में यहाँ पर पैसा वसूल यहाँ पर रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर निर्देशित किया है तमाम अधिकारियों को और खुद शासन में बैठे जितने भी बड़े अधिकारी हैं कि इस तरह का अगर कोई भी कृत्य करता हुआ पाया जाता है शासन के अंदर तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और अब इस पटवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है पुलिस द्वारा और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस वीडियो की जो सत्यता है उसको जानने की कोशिश कर रही है, उसके आधार पर ही इस पटवारी पर कार्रवाई की जाएगी। कैलाश जी हमारे साथ बने रहिएगा, अगली बड़ी खबर पे भी हम आपका रुख करेंगे। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि IND24 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। उत्तराखंड में बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। DGP ने पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण होगा। DGP ने इसे लेकर बाकायदा पंजीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल भारी भीड़ को देखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को अपना पंजीकरण अवश्य करवाना होगा। बिना पंजीकरण नहीं हो पाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। अन्य धामों में हालांकि पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। और प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, क्या ये पहले से तय था या एक भारी भीड़ को देखकर ही इस फैसले को तत्काल तौर पर लिया गया है? जी विस्तार से जानकारी। देखिए विवेक, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब 2013 की आपदा आई थी उस वक्त उसके बाद लोग डरे सहमे थे, यात्रा में लोग नहीं जा रहे थे। फिर उसके बाद कोविड आया, कोविड में भी यात्रा पूरी तरह चरमरा चुकी थी, यात्रा बंद थी। लेकिन अब जब कोविड काल खत्म हुआ है और कोविड के बाद ये यात्रा शुरू हुई है तो शासन को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अभी महज 3 से 4 दिन हो रहे हैं। 3 से 4 दिन में जो आंकड़ा है 75,000 से पार चला गया है श्रद्धालुओं का। और खासतौर पर जो केदारनाथ धाम है विवेक, केदारनाथ धाम की जो महिमा है या फिर उसका जो एक महत्व है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जाहिर तौर पर सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं विदेशों से भी वहां पर लोग आते हैं। तो सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त केदारनाथ से दिखाई दी जा रही है। और जो DGP हैं अशोक कुमार, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश कर दिया है कि 4 धामों में केदारनाथ ही ऐसा धाम है जहां पर भीड़ है, तो इसलिए वहां पर पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया है तमाम श्रद्धालुओं का कि जो भी केदारनाथ जाए उसका पंजीकरण होना बहुत जरूरी है। और जिसका पंजीकरण नहीं होगा उसको केदारनाथ धाम नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो 3 अन्य धाम हैं वहां पर फिलहाल पंजीकरण की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोग बिना पंजीकरण के जा सकते हैं। ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ के लिए बनाई गई है। विवेक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यदि केदारनाथ आपको जाना है तो पंजीकरण अवश्य कराना होगा। बिना पंजीकरण के बाबा केदारनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उत्तराखंड DGP ने इसे लेकर बाकायदा आदेश जारी कर दिया है। बाजपुर के ग्राम दियोहरी में सीता कॉलोनी की एक झोपड़ी में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में आकर एक मवेशी की भी मौत हो गई, जबकि 5 मवेशी झुलस गए। इस अग्निकांड में करीब 5 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। से लगी अभी कारण का कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसमें एक भैंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और लगभग 5 इंजॉर्ड है। बिल्कुल बहुत 2 की कंडीशन बहुत ख़राब है। जो बर्तन जो भी सामान था सारा कुछ जल कर राख हो गया। लेकिन अभी आग का अज्ञात कारण है
अब उसका भी उसके बाद देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, उसमें किस कारण से लगी। शांति नगर कॉलोनी का नाम है, उसमें अभी ये आग कैसे लगी उसकी जानकारी नहीं हुई है, उसकी जानकारी की जा रही है और जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा शासनों के अनुरूप है वो हम उनको दे रहे हैं और उनको हमने 2 किट भी उपलब्ध करवा दी है जिलाधिकारी के समक्ष और जो भी है जांच की जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते पुलिस भर्ती परीक्षा टल गई है। प्रदेश के 3 जिलों में 15 मई से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अब 15 जून से शुरू होगी। पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद के 1521 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 2.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में परीक्षा 15 मई के बजाय 15 जून से कराने का फैसला लिया है। एक और जहां ऊर्जा प्रदेश बिजली के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली की बर्बादी देखने को भी मिल रही है। प्रदेश सरकार के बिजली बचाने की मुहिम को नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा ताक पर रखा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी लाइट दिन के समय में भी जलती है, लेकिन हाईवे कर्मचारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज इसी तरह दिन में भी लाइट जलती रहती है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष विकेश बालियान ने भी बिजली की बर्बादी को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। मामला कर रखा, अब जो ये लाइट है ना, ये दिन में तो लाइट जल जा, लेकिन व्यवस्था इतनी खराब हो कि रात में लाइट नहीं जल पाती। मील होगा, मील के पास एक्सीडेंट हो गए, पिछले महीने में एक नारसण का एक्सीडेंट हुआ था, बिना लाइट की व्यवस्था के एक्सीडेंट हुआ था। तो उस चीज़ से बहुत परेशान हो रही है यहाँ की। ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में बिजली का संकट जहां छाया है, गर्मी के इस मौसम में लोग जो है बिजली के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वे इस गर्मी के मौसम में और दिन के उजाले में जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगी हुई लाइटें हैं उनको दिन में ही जलाकर रखते हैं। आप साफ तस्वीरों में जो देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो लगी हुई लाइटें हैं दिन के उजाले में जली रहती है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिन के इस उजाले में इन लाइट को जलाने से जो है राज्य सरकार को जो राजस्व का नुकसान हो रहा है, हालांकि इसकी भरपाई कौन करेगा, एक सवाल जो है एनएचआई के कर्मचारियों पर जरूर उठता है। और वहीं जो राज्य सरकार है उसके द्वारा प्रदेश हित में बिजली बचाओ ऐसी एक मुहिम जो है चलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकार की इस मुहिम को एनएचआई के जो कर्मचारी हैं वो पलीता यानी वो आईना दिखा रहे हैं। साफ तौर पर अब अंदाजा लगा जा सकता है कि जो राजस्व का नुकसान एनएचआई के जो अधिकारी कर रही हैं उनकी भरपाई कौन करेगा। अपने सहयोगी अनिल के साथ राहुल सैनी, IND24 मंगलौर। नैनीताल पुलिस ने 1 मई से ट्रैफिक यातायात का जिम्मा वॉलंटियर्स को दे दिया है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए वॉलंटियर्स की टीम को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया गया है। इसी कड़ी में हल्द्वानी सिद्धि चौराहे पर वॉलंटियर ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ लोगों को यातायात का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वे बुजुर्गों को सड़क पार करने में भी मदद कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर भी वह लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। वॉलंटियर्स हमारा बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, लोगों की मदद करने में हो, लोगों को जानकारी देने में हो कि कहाँ पे पार्किंग्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, बेसिक सुविधाएं कहाँ पे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हो या बच्चों को जागरूक करने में हो, स्कूल्स में लेसन देने के लिए हो, तो हर जगह वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग इनकी ड्यूटीज़ हम कौन कौन से पॉइंट्स पे लगनी है हम लोग लगाते हैं और उसके बाद शाम को इनसे पूरा
डिस्कशन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, तो पूरा मॉनिटरिंग रहती है सही से। ये एक चीज़ है कि हमें एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। जो वॉलंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास अच्छी संख्या में वॉलंटियर्स हैं। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।